नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस स्याह पहलू के बारे में जिसे मुख्य धारा में कम ही लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस नरसंहार की जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यह नरसंहार जलियांवाला बाग की घटना के 6 साल पहले हुआ था और इस नरसंहार में 1500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जो कि जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या से ज़्यादा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानगढ़ में हुए नरसंहार की, क्योंकि यह घटना बांसवाड़ा क्षेत्र में हुई थी। इस घटना को जानने से पहले हम इसके इतिहास, बांसवाड़ा के इतिहास के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, 13वीं सदी तक बांसवाड़ा क्षेत्र में, दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं दिवाली के एक दिन बाद यह वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कई सारे पटाखों की आवाज़ सुनाई दे, इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, बांसवाड़ा में 13वीं सदी के पहले तक भीलों तथा मीणाओं का राज होता था। मीणा जो थे वह बूंदी पर राज किया करते थे तथा कोटा पर भीलों का राज हुआ करता था। फिर 13वीं सदी के बाद हाड़ा चौहान राजवंश के राजाओं ने बूंदी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया, परंतु किसी कारणवश वह कोटा पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तो कोटा पर कब्जा करने के लिए वह छल का सहारा लेते हैं और छल के द्वारा उन्होंने कोटा के राज को अपने अधिग्रहण कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने उस समय के कोटा के राजा कोटिया भील को तथा उनके साथियों को एक दावत पर बुलाते हैं और उस दावत में जब भीलों को खूब शराब एवं कबाब खिला के जब मस्त कर दिया जाता है, तो उन्हें इसी जगह पर बिठाया जाता है जिसके नीचे पहले ही बारूदी सुरंग बिछा के रखी होती है और फिर उस बारूदी सुरंग में आग लगाकर इन सब लोगों को मार दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बाद कभी भी मीणा तथा भील इस कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा क्षेत्र पे अपना अधिकार नहीं जमा पाते। इस घटना के बाद भीलों का लगातार पतन होना शुरू हो जाता है तथा वह कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर का हर कोई शोषण करता है। भीलों तथा मीणाओं का राजपूतों द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता था। उनसे बंधुआ मजदूरी के काम करवाए जाते थे तथा उनसे वन उपज पर लगान भी काफ़ी अधिक लिया जाता था और यह शोषण जारी रहता है अंग्रेजों के आने के बाद भी। अंग्रेजों ने भी उनके साथ यही किया, उनसे लगान लिया जो कि बहुत ज़्यादा था तथा उनका बंधुआ मजदूर तथा गुलामों की तरह उनका शोषण करा। दोस्तों, कहते हैं ना, जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तब उसके निदान के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो ऐसे ही एक महापुरुष गोविंद गुरु जी आते हैं, जिनका जन्म सन 1858 में एक बंजारा परिवार में होता है। इनकी प्राथमिक शिक्षा इन्हें एक पुजारी के द्वारा मिलती है, जिसके बाद यह एक हाली की तरह काम करते हैं। सन 1900 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जिसमें गोविंद गिरी जी के पत्नी, बच्चे तथा बड़े भाई का देहांत हो जाता है। इस घटना से परेशान होकर गोविंद गिरी जी राजगिरी नामक एक संत की शरण लेते हैं। राजगिरी नामक संत ही इन्हें गोविंद गिरी नाम देते हैं, जो कि बाद में लोगों के द्वारा गोविंद गुरु हो जाता है। इसके बाद गोविंद गिरी जी अपने जनजातीय लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक मुहिम, एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। गोविंद गुरु जी जनजाति के लोगों को अग्नि की उपासना करना सिखाते हैं, धूनी जलाकर। वह धूनी जलाकर लोगों में अलग जलाते हैं भक्ति तथा ज्ञान की। वह लोगों को, जनजातीय लोगों को विशेष रूप से कहते हैं कि आपको मांस तथा शराब का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गोविंद गिरी जी के अनुसार आदिवासियों के पतन का कारण यही दो बुरी आदतें मांस तथा शराब की थी। दोस्तों, गोविंद गिरी जी कई सारे सामाजिक सुधार भी करते हैं। गोविंद गिरी जी का कहना था कि राजपूतों तथा ब्राह्मणों से कंपेयर किया जाए तो जनजातियों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें महिलाओं को कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, अपना वर चुनने की आज़ादी है तथा विधवाओं का भी पुनर्विवाह जनजाति समाज में होना बहुत ही आम बात है। गोविंद गिरी जी स्वयं ने भी अपने भाई की मृत्यु के बाद तथा अपनी पत्नी तथा बच्चों की मृत्यु के बाद अपनी विधवा भाभी से ही विवाह किया था। गोविंद गिरी जी से विचारों से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में जनजातीय भील उनके पीछे हो लेते हैं और गोविंद गिरी की इसी शक्ति को बढ़ता हुआ देख डूंगरपुर के राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि गोविंद गुरु जी का उद्देश्य उसी 800 साल पुराने भील साम्राज्य की स्थापना करने का होता है। तो 1912 में गोविंद गिरी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है तथा उसके बाद 1919 तक उन्हें जेल में रखा जाता है। इसके बाद उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाता है, परंतु उन्हें डूंगरपुर से देश निकाले दे दिया जाता है तथा उन्हें कभी भी राज्य में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती है।
इसके बाद गोविंद गिरी जी गांव-गांव वन से वन भटक रहे होते हैं। इसी कालक्रम में जब वह इधर राज्य में अपने आंदोलन की अलग जगा रहे होते हैं, तभी वहाँ के राजा उन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजते हैं। दोस्तों, गोविंद गिरी जी की शक्ति इतनी बढ़ रही थी जिसके कारण बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, यहाँ तक कि उदयपुर के भी राजा काफ़ी चिंतित हो गए थे। यह सब मिलके अंग्रेज़ों के पास जाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं कि किस तरह से इस आदिवासियों की बढ़ती हुई शक्ति को दबाया जाए। तो अंग्रेज उन्हें सुझाव देते हैं कि इस आंदोलन को दबाने का समय आ गया है। तो यदि इस आंदोलन को अभी नहीं दबाया गया तो बाद में यह रजवाड़ों के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। जब गोविंद गिरी जी को इस बात की घटना का पता चलता है कि उन्हें पकड़ने के लिए एक योजना बनाई गई है और उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी गई है, तो गोविंद गिरी जी बांसवाड़ा में के जंगलों में स्थित मनगढ़ नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ पर धूनी जला के अपना पूजा पाठ करने लग जाते हैं। गोविंद गिरी की रक्षा के लिए वहाँ पर कई सारे भील जनजाति आदिवासी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हमें इसके पहले ये जानना जरूरी है कि गोविंद गिरी जी जो आंदोलन चला रहे थे, इसकी मांगे क्या थी। गोविंद गिरी जी ने आंदोलन जो चला रहे थे, जिसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है, इसकी 33 मांगे थी, पर जिनमें से प्रमुख मांगे सिर्फ 3 थी। पहली मांग यह थी कि भीलों का शोषण बंद किया जाए। दूसरी मांग यह थी कि इनसे जो लगान वसूल किया जाता है मन माफिक, इसे बंद किया जाए या कम किया जाए। और तीसरी मांग यह थी कि जिन लोगों को भी जेल में बंद किया गया है उनके साथ मानवीयतापूर्ण बर्ताव किया जाए। परंतु अंग्रेज इस मांगों को मानने से मना कर देते हैं, तो मजबूरन गोविंद गिरी जी अपना आंदोलन जारी रखते हैं। अब वापस से हम मनगढ़ की पहाड़ी पर आते हैं। मानगढ़ में जब गोविंद गिरी जी अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं, तब अंग्रेजों की एक टुकड़ी जिसमें कुछ मेवाड़ के भील, दुर्भाग्य की बात है कि भीलों का संहार भीलों के द्वारा ही कराने की योजना बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो यह टुकड़ी उन पे हमला बोल देती है और गोविंद गिरी जी आत्मसमर्पण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी मांगों को मानने से मना कर दिया जाता है। और यह हमला इतना भयानक होता है, इसमें अंधाधुंध गोलीबारी अंग्रेजी सेना के द्वारा शुरू कर दी जाती है। खच्चरों तथा घोड़ों पर ऑटोमेटिक हथियारों को चालू करके आदिवासियों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जब अंधाधुंध गोलियां चल रही होगी तो उसमें कितने सारे निर्दोष लोग मारे गए होंगे। दोस्तों, लाइव अकाउंट्स यानी कि वहाँ पे जो लोग जिंदा बचे, उनके अनुसार यहाँ पे 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल थे। यहाँ पे एक मार्मिक दृश्य प्रकट होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उसका बच्चा, जब उस माँ को एक गोली लग जाती है और वो माँ की मृत्यु हो जाती है, पर उसका बच्चा फिर भी उससे लिपट के उसका दूध पीता रहता है। एक मृत माँ की देह से एक दुधमुहा बच्चा उसका दूध पी रहा होता है। दोस्तों, जिस तरह से जलियांवाला बाग को करवाने में जनरल डायर का हाथ था, इस हमले की कमान मेजर ई स्टाइली तथा कैप्टन एस बेली के हाथों में थी, तथा इस घटना का जो योजना बनाई गई थी उसमें आरी हैमिल्टन का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद ही जलियांवाला बाग घटना करने की प्रेरणा में जनरल डायर को मिली होगी। इस घटना के बाद गोविंद गिरी जी तथा उनके जिंदा बचे अनुयायियों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिनमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। परंतु भारी लोक दबाव के कारण उन्हें सन 1919 में वापस जेल से छोड़ दिया जाता है। इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि आप कभी भी यहाँ पर वापस प्रवेश नहीं करेंगे तथा आदिवासी क्षेत्र से आपको बाहर ही रहना होगा और आप यहाँ पे कभी भी आके आंदोलन नहीं चलाएंगे। इस घटना के बाद गोविंद गुरु जी गुजरात के लिबड़ी के पास कबाई नामक गांव में चले जाते हैं तथा सन 1931 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर उनकी समाधि भी है। दोस्तों, यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ऐतिहासिक है, पर फिर भी हमारी इतिहास की किताबों में इसे वह स्थान नहीं दिया गया जिसकी यह हकदार है। वो तो शुक्र है गुजरात सरकार का, जिसने सन 2013 में गोविंद गिरी जी के इस आंदोलन का शताब्दी समारोह बनाया तथा 2015 में गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस जनसंहार के बारे में जान सके, इस घटना से परिचित हो सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी मानगढ़ जनसंहार के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।